भारत में यूरोपी कैसे आए, उसके साथ साथ ये भी बात आज समझेंगे हम कि जो भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। मतलब जिसे हमसे आपसे किसी से पूछा गया है कि भारत की खोज किसने की, तो सभी के जुबान पर एक ही शब्द रहता है, वास्को डी गामा। तो मतलब क्या वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, तो क्या इसके पहले भारत था ही नहीं कि उसने आया और वह खोज के चला गया? इतिहास में क्या लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा गया, इस बात पर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये यूरोप का ही था, पुर्तगाल का था। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत की खोज किसने की। और यहीं पर आपको बता दें कि भारत की खोज से कोई हज़ारों साल लाखों साल पहले की नहीं है कि चलो हम बता दें कि भारत की खोज का श्रेय इसको दिया गया उसको दिया। करोड़ों वर्ष पुराना भारत का इतिहास है, तो आप किसको दे सकते हैं भारत की खोज? और ये 1498 1500 ईस्वी भी आते हैं और कहते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। मतलब कितना बेकार लगता है ना, बेकार चीज़ है। हमें सिखाया जा रहा है, बताया गया क्लास 8 की जो है किताब यूपी बोर्ड की, उसमें ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया, सरकारी जो बुक है, कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो अपने दिमाग से समझना चाहिए, टीचरों को समझना चाहिए, लिखने वालों को समझना चाहिए, राइटर को समझना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री, हालांकि शिक्षा मंत्री की तो बात मत करिए यहाँ पर, तो नाम के रहते हैं, कोई काम के नहीं है। तो सबको समझना चाहिए कि क्या लिखा है किताब में, क्या नहीं लिखा है। ऐसे से बहुत सारी गलतियाँ हैं किताब में जो कि सुधारना चाहिए। आइए देखते हैं, इसी दौरान हम इस चीज़ पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि भारत का खोज इनको क्यों कहा जाता है और क्या ये सही है गलत है। मतलब जिनको वही है कि जिनके पास खाने का पैसा नहीं, उनसे कह दिया भंडारा करवा दिए हो। मतलब खुद के खाने का पैसा नहीं, भंडारा कहाँ से करवा देंगे? तो वही बात है। आइए देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक, भारत में यूरोपीय क्यों आए, यूरोपीय शक्तियाँ भारत में क्यों आए, थोड़ा हम मैप बना लेते हैं। अब जैसे बन जाए यूरोप का ये है आपका यूरोप। ये लाइन इधर नहीं है, हाँ। ये है एशिया, ये है अफ्रीका, यह एक द्वीप पड़ता है जिसे कहते हैं मेडागास्कर। हालांकि इसकी लेना देना नहीं, इसकी राजधानी अंतनानारिवो, इसे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ये बना रहना चाहिए, इसका नाम कोई नहीं है। ठीक, अब देखिए ये यूरोप 477 AD में, यानी ईस्वी में जर्मनी ने यूरोप पर आक्रमण किया और यूरोप को, पूरे यूरोप को कितने, 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। 477 ईस्वी की बात है, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा पूरी घटना क्या। यूरोप को 2 भागों में बांट दिया। इसको कहते हैं इसको कर दिया भैया पूर्वी यूरोप, इसको कर दिया पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप की राजधानी बनी रोम और पूर्वी यूरोप की राजधानी बनी कुस्तुनतुनिया। मैं अगर यहाँ पर लिख पाऊँ तो कुस्तुनतुनिया, ये थी पूर्वी यूरोप की राजधानी। इसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, हाँ, बाइजेंटाइन एम्पायर। खैर, अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक बात आपकी ठीक है, चली आ रही है। अब यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार करेंगे पूर्वी देशों से, एशिया के देशों से, मतलब व्यापार करेंगे, क्योंकि ये देश जो है पूरब की ओर देश, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, तो ये सब देश बहुत शक्तिशाली थे, बहुत समृद्ध देश थे। यहाँ पर अरब के लोग व्यापार किया करते थे, ज़्यादातर यहाँ पर अरब के लोग व्यापार किया करते थे, ये कंट्री वाले अरब।
तो अरब के लोग यहाँ पर व्यापार करते थे और यूरोप वालों को सामान बेचते थे। मतलब अरब के लोग व्यापार करते थे, इंडिया से आकर मसाले खरीदते थे, सामान खरीदते थे और ये ले जाकर बेचते कहाँ थे? यूरोप में बेचते थे। अब जब ये यूरोप में बेचते थे तो बड़ा मुनाफा कमाते थे। तो यूरोप के व्यापारियों ने सोचा, इनसे पूछा कि भाई कहाँ से, तो इन्होंने बताया नहीं कि हम पूर्वी देशों से लाते हैं। अब ये खरीदते गए, बात आती है 1453 की। अब ये इतनी घटना है 1400, मतलब 1000 साल बाद है। अब यहाँ से मुख्य आपकी खोज शुरू होगी, मेन टॉपिक यहीं शुरू होता है। 1453 ईस्वी में पूर्वी यूरोप पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद पूर्वी यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया। पूर्वी यूरोप मतलब ये यहाँ पर तुर्क जो है 1453 में आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इस एरिया को पूरे की पूरे अपने अंडर में ले लिए और जब इस एरिया को अंडर में मतलब अपने कब्जे में ले लिया तो यहाँ पर जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी कवि थे, जितने भी लेखक थे, जितने भी विद्वान थे और जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे वो सभी भाग कर चले आए। पश्चिमी यूरोप में एक देश पड़ता है इटली और इटली में आकर रहने लगे। ठीक, तो यहाँ से एक बात ये समझ आती है, जैसे आपने एक सुना होगा कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? यूरोप से होती है। यूरोप से कहाँ से? इटली से। इटली के किस शहर से? फ्लोरेंस से। तो अब इटली में आती है तो ये एक आपकी बात समझ में आती होगी कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई। तो इसका भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों हुई। मैं बता देता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, पूरी टॉपिक एकदम आसानी से समझते चलिए। क्योंकि जब यहाँ पर लगभग 8-10 अच्छे लोग जाकर इटली में इकट्ठे हुए तो वहीं से उन्होंने पुनर्जागरण की शुरुआत कर दी इटली में। अच्छा, क्यों, कैसे पुनर्जागरण की शुरुआत उन्होंने कर दी? जैसे समझिए एकदम आराम से। मान लीजिए 5 चोर अगर इकट्ठा हो गए, कितने? एक चोर यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, ये चोर इकट्ठा हो गए आपस में, तो क्या करेंगे? फटाफट बताइए, ये चोरी करेंगे ना, क्योंकि इन सभी चोरों के दिमाग में है कि मैं यहाँ चोरी करूँ, वहाँ देखे होंगे चोरी करेंगे। और अगर ऐसे ही इतने ही ये क्या कहते हैं अच्छे लोग इकट्ठा हो गया एक जगह तो ये क्या करेंगे? कोई अच्छा काम करेंगे मिलकर, साथ मिलकर। तो बस बात यही हुई, जब यहाँ के सभी लोग क्या कहते हैं अच्छे लोग जाकर इटली में अपना शरण लिए, इटली में इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपने दिमाग का विकास किया, अपने बुद्धि का उपयोग किया और बुद्धि का उपयोग करने के बाद पुनर्जागरण की शुरुआत कर दी। मतलब नई नई चीज़ों को करना शुरू कर दिया। जो चीज़ अभी तक नहीं हुई थी, जो चीज़ सिर्फ होती थी उसका मतलब निकलता था, उसको उन्होंने और आगे बढ़ाया। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण, यानी फिर सोए हुए को जगाना, यानी फिर से जागना। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। मतलब तो ये लोग फिर से जाग गए। ठीक, अब क्लियर हुआ कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों? क्योंकि सभी अच्छे लोग एक जगह आए और एक जगह आने के बाद उन्होंने अपने बुद्धि का विकास किया, बुद्धि का सदुपयोग किया और वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पर। तो जब ये लोग यहाँ आ गए तो ये वाला जो रूट है, मार्ग है, जो पश्चिमी मतलब यूरोप के लोग हैं, ये अब ना तो अरब वाले आ सकते हैं व्यापार करने के लिए, भाई इनको ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए। जैसे मुझे पढ़ाने के लिए मार्केट चाहिए, तो मान लीजिए मेरे मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, और आगे में नहीं मिल रहा है तो मैं खोजूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मैं कहीं और जाऊँगा ना लेने के लिए। तो सेम वही बेसिक समझिए आप। तो यहाँ के लोग नहीं जा पा रहे थे इस एरिया में व्यापार करने के लिए, तो अरब वाले जा पा रहे हैं कि कोई सामान पहुँचा दे। तो यहाँ एक देश पड़ता है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, पुर्तगाल, इसी के नीचे पड़ता है स्पेन। तो देखिए, पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी। तो इसने कहा कि भाई देखो, अपने लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया और लोगों से कहा कि हम आपको पैसा देंगे, आप समुद्री मार्ग से क्या कहते हैं पूर्वी देशों की खोज करिए। कैसे? हम आपको पैसा देंगे, मतलब आपका पैसा नहीं, क्योंकि राजकुमार था, इसे द नेविगेटर की टाइटल मिली थी, उपाधि मिली थी। तो हेनरी द नेविगेटर कहते हैं इसे, हेनरी। ठीक, हेनरी ने कहा कि हम पैसा देंगे और आप क्या कहते हैं अफ्रीका के जो मार्ग हैं पूर्वी देशों में जाने के लिए, वहाँ तक जाइए और खोज करिए। हेनरी ने अफ्रीका के यहाँ केप ऑफ गुड होप है, तो केप ऑफ गुड होप तक का मैप तैयार किया।
और मैप दे दिया किसको, बार्थोलोम्यो डियास को। इस देखिए मैं आप क्रम बाय क्रम चलता हूँ। सबसे पहले हेनरी पहले नंबर पे आता है। हेनरी हेनरी ने 8-10 यात्राएं की। ये समुद्री, अच्छा इधर आपका बनता है, ये अमेरिका है ना, ये अमेरिका है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा समुद्री एरिया है, ठीक। इधर भी समुद्र, ये प्रशांत है। अब देखिए हेनरी ने क्या किया, सबसे पहले समुद्री लगभग 8-10 समुद्री यात्राएं की थी, केप ऑफ गुड होप तक की, और उसे अच्छे तरीके से पता था तो उसने मैप तैयार किया। अब मैप तैयार करने के बाद उसने दे दिया बार्थोलोम्यो डियास को। बार्थोलोम्यो डियास मैप को लिया और मैप लेकर ये आया यहाँ तक, केप ऑफ गुड होप तक आया। लेकिन इसके बाद भाई शांत एकदम सागर, कहाँ जाओगे। तो ये फिर वहीं से लौट गया, कहा भैया हमारे बस का नहीं है, हम वो लौट गया। कौन, हेनरी था। हेनरी के बाद बार्थोलोम्यो डियास, दूसरा व्यक्ति आया। ठीक, बार्थोलोम्यो डियास। तीसरा व्यक्ति है मैगलन। अब मैगलन भी लिया मैप, कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहित किया हेनरी ने इसको कि ठीक है जाइए। वो राजकुमार था, कहा कि जाइए खोजिए, देखिए रास्ते खोजिए, क्योंकि बंद है सब चीज़, तो रास्ता तो ज़रूरी है भाई आने जाने के लिए। ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है तो किधर से जाएं। तो मैगलन आया और मैगलन घूमा इधर, ऐसे आना चाहिए, इसको घूमना चाहिए, पूरा भी घूमा इधर और इधर घूमा तो ये पहुंचा जा प्रशांत महासागर में। अटलांटिक से होते हुए ये प्रशांत महासागर में जा पहुंचा। और ये इतना गहरा सागर, इतना गहरा है प्रशांत महासागर, तो यह तो इसको देखा तो ये बहुत शांत था प्रशांत महासागर। तो इसी ने मैगलन ने इसे प्रशांत कहा कि बहुत शांत है तो प्रशांत है। हालांकि जो जितना गहरा रहता है उतना शांत रहता है ना। ऐसे भी कहा गया कि गहराइयों से मजाक नहीं करना चाहिए, यानी कोई शांत है तो उससे मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ले डूबेगा। तो वही हाल है इसकी प्रशांत की। खैर, तो मैगलन क्या किया, मैगलन ने इधर घूमने के बजाय मैगलन इधर घूमा। और मैगलन वह पहला व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से पूरे विश्व की यात्रा की। मैगलन वह व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से पूरे विश्व यात्रा कर लिया, विश्व भ्रमण। ठीक। अच्छा, इन लोगों का प्रोत्साहन देने का एक और कारण था, आपने सुना होगा मार्को पोलो। मार्को पोलो इन लोगों से पहले आया था, मतलब इन लोगों से पहले, ये 1453 वाली घटना से पहले मार्को पोलो चीन आया था। यानी चीन की प्रथम यात्रा करने वाला यूरोपीय व्यक्ति कौन है, मार्को पोलो है। तो मार्को पोलो जब आया था तो मार्को पोलो अपने डायरी में लिखता है कि भारत जैसा देश एशिया में कहीं नहीं है। मतलब एशिया तो लिखा है कि एशिया में सबसे समृद्ध देश कौन है, भारत है। और अगर भारत में कोई जाकर व्यापार करे तो वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, सबसे धनाढ्य आदमी बन जाएगा। तो मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत को ये यूरोप वाले पढ़े और उत्सुक हो गए, मतलब खलबली मच गई उन लोगों में कि चलो चलो यूरोप की, वो क्या कहते हैं, एशिया में चलते हैं, भारत की खोज करते हैं, भारत जाने का मार्ग की खोज करते हैं। मतलब खलबली सी मच गई उन लोगों में, चुल जैसे कहते हैं ना, मच गई कि चलना ही तो चलना है, तो किसी भी तरीके से चलना है। तो इसलिए इन लोगों का प्रोत्साहन मिलता गया और ये धीरे धीरे आते गए। अब आते हैं भाई साहब, चौथे व्यक्ति हैं वास्को डी गामा। कहीं द गामा लिखा रहा है, कहीं कुछ गामा लिखा रहेगा, उससे मतलब नहीं है गामा, बस इतना समझिए। ये चौथे व्यक्ति हैं। अब हेनरी ने कहा कि ये ठीक है, वास्को डी गामा पर इन्होंने पैसा लगाया और इन्होंने वास्को डी गामा को दिया कि ठीक है आप भारत की खोज करिए। तो समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा चला भाई साहब यहाँ केप ऑफ गुड होप तक। आते आते पसीना छूट गया वास्को डी गामा का। यहीं से सभी व्यापारी लौटते थे, सभी जो समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे यहीं से लौटते थे। वास्को डी गामा भी यहीं से लौटा। हालांकि यहाँ से ये रिटर्न होता, इसके पहले गुजरात का एक व्यापारी मिल गया।
कौन मिला? गुजरात का एक व्यापारी मिल गया। और उस व्यापारी ने कहा कि ठीक है, वास्को डी गामा ने उससे पूछा कि कहाँ के हो भाई? तो उसने कहा कि भाई मैं तो इंडिया का हूँ, इंडिया इंडिया भारत। तो उन्होंने कहा भारत के हो? कहा हाँ भारत का हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भारत चलना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ आप चल सकते हो। तो ये क्वेटा गुड होप पे मिला और उसी के साथ साथ में ये जा पहुँचा कालीकट बंदरगाह। कौन? वास्को डी गामा 1698 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पे जा पहुंचा। और यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने बड़ा स्वागत किया, जैसे हमारे यहाँ आप समझ लीजिए रिश्तेदारों की स्वागत की जाती है ना। कोई आ जाए अच्छा खासा रिश्तेदार तो अरे भैया 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 लगे रहते हैं। तो जैसे समझ लीजिए जमोरिन ने इस प्रकार इनका स्वागत किया और इस स्वागत से प्रसन्न हुए, आइए 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 आइए। और इन्होंने भारत में काफ़ी चीज़ों का जो है ख़रीदारी की और बहुत सारे मसाले ख़रीदे। और मसाले ख़रीदने के बाद फिर ये कुछ समय बाद लौटे। यहीं बीच में एक घटना घट जाती है। जब अरब के व्यापारियों को पता चलता है कि यूरोप वाले आए हुए हैं, तो अरब के व्यापारी जमोरिन से कहते हैं देखो बात सीधी है कि व्यापार अभी तक भारत में सिर्फ हम करते आए हैं और हम ही करते रहेंगे। जमोरिन कहना नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये आए हैं हमारे क्या कहते हैं देश में व्यापार करने के लिए, तो मैं इनको खदेड़ नहीं सकता। तो अरब वाले थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे यहाँ पर। ये जब लौटे तो लौटने में भाई इनको लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय लगा और यहाँ आने जाने में पूरा लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय लगा, एक बार में 6 महीने ज़्यादा। तो ये जब लौटे तो यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि देखो भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि वहाँ चले जाओ और खाली हाथ आ जाओ, वहाँ चले जाओ और गरीब गरीब रह जाओ। ठीक, भारत जाने का मतलब है कि आप आज आपकी शक्ति 1 रुपए की है तो वापस आते समय आपकी शक्ति 100 रुपए की हो जाएगी। अगर जिसकी 100 रुपए की उसकी समझ लो कितनी हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि भारत कोई उन्हें। अब जब इन्होंने बताया कि भारत क्या कहते हैं, हमने भारत की खोज कर ली, भारत की खोज कर ली, तो बहुत हेनरी खुश हुआ, उनको इनाम दिया। और जब ये पूरा अपना खर्चा निकालने के बाद जब मसाला बेचे तो 60 गुना इनको प्रॉफिट हुआ, 60 गुना। अब देखिए 60 गुना प्रॉफिट हो रहा है, 60 गुना मुनाफा, मतलब खर्चा निकालने के बाद आने जाने का सब कुछ निकालने के बाद जब इनको 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो ये सब अचंभित हो गए, यार इतना ज़्यादा भारत में हर चीज़ है। चलिए अब यहीं पर स्पेन था। स्पेन भी बड़ा उछल कूद कर रहा था कि भाई पुर्तगाल वाले भारत की मतलब कि नए नए मार्गों की खोज कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो स्पेन ने एक आदमी को लिया और उसको प्रोत्साहित किया। हालांकि कोलंबस जो है वो स्पेन का स्पेन का नहीं था, लेकिन स्पेन के राजा ने, स्पेन के लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया था कि ठीक है आपका भार मैं दूंगा, लेकिन आप भी नए मार्ग की खोज करिए। कोलंबस पहुँच निकला भाई साहब ताऊ वाऊ में, और वो निकलने के बाद आया यहाँ तक, यहाँ से फिर वो घूमा अमेरिका की तरफ और जा पहुँचा अमेरिका। तो अमेरिका में पहुंचा तो वहाँ पर रेड इंडियन नाम का दिया उन्हें भारत के मार्गों की खोज कर दी, मैं इंडिया आ गया। तो उन्हें वहाँ पर रेड इंडियन चिल्लाने लगा। और हालांकि ये मतलब इधर 2 व्यक्ति ऐसे, मैगेलन और कोलंबस, ये 2 व्यक्ति पूर्व की दिशा घूमने के बजाय पश्चिम दिशा में घूम गए। हालांकि इनका घूमना कोई बर्बाद नहीं गया, ठीक ही गया, यहाँ जाते तो भी गड़बड़ रहता। आइए मेन मुद्दा पे आपसे बात करते हैं कि क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की या नहीं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। इससे पहले भारत का व्यापार इस एरिया से होता था ऐसे, या एक एरिया ये होती थी ऐसे डायरेक्ट। लेकिन जब यहाँ पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने आक्रमण कर लिया और आक्रमण करने के बाद इस रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया, तो इनके लिए परेशानी बनी। और जब परेशानी बनी तो नए मार्गों की खोज की। तो नए मार्ग यानी भारत वास्को, ये किताब में होना चाहिए ना कि वास्को डी गामा भारत आने वाले जलीय मार्ग की खोज की, यूरोप से भारत आने वाले जल मार्ग यानी समुद्री मार्ग की खोज की। तो ये तो भाई हम ताज पहना देते कि चलिए सही किया है, ये तो सही बात लिखी गई है ना, लेकिन ये ताज पहनाने वाला नहीं काम किए हैं, मतलब नहीं लिखे हैं, बहुत गलत लिख दिए हैं। और मैंने बताया कि भारत का कोई 2-4 साल 1000 साल का इतिहास नहीं पुराना कि मैं आपको बता दूं, लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास भारत का मैं कहाँ, कोई भी इंसान कैसे बता देगा कि भारत का खोज किसने किया है, कोई भी कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा ना। अब क्या कहते हैं,
उसके साथ साथ क्या कहते हैं, इनको मैं बता दिया कि ये भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। अर्थात भारत पहले यूरोपीय नहीं, पहले यूरोपीय व्यक्ति तो मार्को पोलो था, एशिया आने वाला, चीन आने वाला। ये समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे, तो इन्हें भारत का खोजकर्ता दे दिया गया। कितना गलत किया। तो समझ में आया ना कि भारत की खोज किसने की, कैसे की, क्यों इनको कहा जाता है। ये जल मार्ग यानी पानी समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था। समुद्री मार्ग की खोज किया भारत आने वाला, मार्ग की खोज की, भारत की नहीं खोज की। फिर मैं ध्यान दिला दे रहा हूँ, मार्ग की खोज की परंतु भारत की खोज नहीं की। ठीक है, ये था यूरोप से भारत आने वाले लोग। पहला कौन था? अच्छा, एक और थे, पांचवें हमने नाम ही नहीं लिखा, क्या नाम था? कोलंबस। ठीक, कोलंबस कहाँ गया? इधर अमेरिका खोज। अच्छा, अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पे नहीं पड़ा, ये आप ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका खोज। अच्छा, ये भी बड़ा उटपटांग लिखा है कि अमेरिका खोज कोलंबस ने की। खैर, बदला जाएगा इतिहास, हम लोग बदलेंगे, टेंशन मत लीजिए। खैर, तब